So, hello everyone. Sidra, Anvi, Puneet. Good evening, sir. Good evening, बच्चों. So, I hope everybody is fine and doing well. और without wasting any time, let's start today's class. और अपन को आज डिस्कस करना था मेंडली पीरियोडिक टेबल और एक लोथरमियर कर्व इज देयर. ठीक है, जस्ट कई बार क्वेश्चन आया था, बड़ा सिंपल है. ठीक है, आई होप एवरीबडी कैन डू इट. तो मैं आपको एक जल्दी से बता देता हूँ. लोथरमियर actually started working during the same time when you have this Mendeleev periodic table. ठीक है, तो लूथरमेयर व्हाट ही डिड एक्चुअली, जब भी जो उस टाइम पे जो एलिमेंट्स थे उनका एटॉमिक मास के हिसाब से उसने अलग अलग प्रॉपर्टीज प्लॉट की, ग्राफ प्लॉट किया. तो लूथरमेयर प्लॉटेड द ग्राफ्स ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज. और जैसे इसमें सबसे फेमस जो ग्राफ है वो है जैसे एटॉमिक साइज. बढ़ते एटॉमिक वेट के साथ, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के साथ ही प्लॉटेड वेरियस प्रॉपर्टीज. ठीक है, विद इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट. एंड व्हाट ही फाउंड कि एक जैसे एलिमेंट ग्राफ में एक जैसी पोजीशन पर है. ग्राफ का शेप कैसा आया, मान लीजिए if there are various elements present and if I plot atomic radii versus atomic radii और atomic weight के साथ मैं प्लॉट करता हूँ प्रॉपर्टीज. अंशिका, लूथरमेयर ने ऐसा ही किया था. तो इस तरह का ग्राफ आया. हाँ, गुड इवनिंग बेटा. इस तरह का ग्राफ आया. ठीक है, अभी ग्राफ क्या बता रहा है देखिए. इसमें ऐसा है कि सर ये पहले चैप्टर का नेम क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. सर चैप्टर 3. हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद वाला जो चैप्टर है. ओके सर. ठीक है, तो एक जैसे एलिमेंट जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ये एक जैसी पोजीशन पर आ रहे हैं. दे आर ऑक्यूपाइंग द पीक ग्राफ है. पीक लिथियम के आगे चलते हैं अपन, बेरिलियम आएगा. तो बेरिलियम का साइज थोड़ा सा छोटा होता है तो नीचे आएगा. सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम. मैग्नीशियम थोड़ा सा नीचे आएगा, है ना. पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम. तो पोटेशियम तो ऊपर है और नीचे उतरते वक्त आपका नेक्स्ट एलिमेंट होगा जिसका साइज कम होगा पोटेशियम से, कैल्शियम. तो अपन को ये समझ में आ रहा है कि एक जैसे एलिमेंट जो है वो एक जैसी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऑन दिस ग्राफ. इज इट क्लियर सभी को? यस अलग, हाँ, अलग अलग प्रॉपर्टीज वर प्लॉटेड. उन्हीं अनवी, सिद्रा, समझ में आया? Yes, अलग अलग हाँ, अलग अलग प्रॉपर्टीज को प्लॉट कर रहे हैं. मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी दिखाई है कि एटम्स का साइज. अगर आप एटॉमिक मासेस के साथ, एटॉमिक वेट, बढ़ते एटॉमिक मास के साथ अगर आप प्लॉट ग्राफ ड्रॉ करेंगे
तो आप देखेंगे कि एक जैसे एलिमेंट्स जो हैं आपके वो एक जैसी जगह पर होंगे ग्राफ में. फॉर एग्जाम्पल, if you have alkali metal will occupy the apical position. apical मतलब समझ आ गया, पीक, इस जो सबसे ऊपर जो पीक है ये एपिकल पोजीशन कहलाती है. तो एल्कली मेटल एपिकल पोजीशंस पर है. एल्कलाइन अर्थ मेटल जो है नीचे उतरते हुए हैं. समझ आ गया? ठीक है, नीचे उतरते हुए डाउनवर्ड साइड पे है. क्लियर? हैलोजेंस आपके असेंडिंग साइड पे होंगे. ठीक है, इधर होंगे हैलोजेंस. तो ये उसने देखा, लेकिन तो ये बहुत अच्छा एक तरह से आपका एलिमेंट्स को स्टडी करने का जरिया बन गया. बट देयर इज अ ड्रॉबैक. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर all the properties and all the elements on the basis of this graph. काफी मुश्किल हो जाएगा. आप हर प्रॉपर्टी के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना, और कुछ एलिमेंट्स को याद रखना उनकी ग्राफ के हिसाब से. बहुत सारे ग्राफ यू हैव टू हैंडल एट द सेम टाइम. इट कैन बी अ प्रॉब्लम. आई होप इट इज क्लियर. समझ में आया कि नहीं आया? ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आता है कि हेलोजेंस कहाँ होंगे. एल्कली मेटल हेलोजन असेंडिंग साइड पे होंगे. जैसे फ्लोरीन यहाँ होगा सोडियम से पहले. ठीक है, पोटेशियम से पहले क्लोरीन होगा. ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन होगा. तो ये ध्यान रखना. एल्कली मेटल सबसे ऊपर है क्योंकि हर पीरियड में उनका साइज सबसे बड़ा था, इसलिए, है ना. तो सबसे बड़ा एलिमेंट्स में नोबल गैसेस को छोड़ दो. ठीक है, नोबल गैसेस तब डिस्कवर नहीं हुए थे. तो यहाँ पे इस तरह का ये लोथरमियर कर्व्स एक उस टाइम मेंडलीव के टाइम में आया. बट ड्रॉबैक मैंने आपको बता ही दिया. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी various element on the basis of so many different curves. I hope it is clear, my dear students. समझ में आ गया बच्चों को? बहुत मुश्किल है ना, इतने सारे कर्व को ध्यान रखना. उन्हीं समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. हाँ, अब अपन क्या करेंगे, दूसरा आया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो सबसे फेमस बना, है ना. और अपने आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का को मतलब उसी तरह से बना हुआ है अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी, है ना. तो ये अपन स्टार्ट करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, और अपने लिए काफी काम में आता है ये. हाँ, बता सकते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है, जल्दी से बताओ मेरे को सबसे पहले तो. हम्म, सबसे पहले मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कौन बताएगा मेरे को? अनवी बताओ, व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ? So the properties of elements are periodic to their atomic masses. हाँ, वेरी गुड. कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब होता है बेटा? सिद्रा, could you tell me what are periodic, what does the word periodic means? पुनीत बताओ. Sir, the repetition of properties of element. कि जब एलिमेंट्स को अपन एटॉमिक बढ़ते एटॉमिक मास के साथ अरेंज करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज एक एटॉमिक मास के बाद रिपीट होने लग जाएगी, है ना. तो यही मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. समझ में आया कि नहीं आया? एटॉमिक मासेस, बढ़ते एटॉमिक मासेस के साथ अरेंज करने पर एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है
एक जैसी आएगी, आपको कुछ समय बाद रिपीट होने लग जाएगी, तो इसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो उसने मेंडलीव ने क्या किया कि जो उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स थे उनको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया। हाइड्रोजन से रिएक्ट करने पे हाइड्राइड बने, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे ऑक्साइड्स बने, और फिर उसने उनका फॉर्मूला चेक किया कि ऑक्साइड और हाइड्राइड किसके कैसे बन रहे हैं। अब जैसे कुछ एलिमेंट्स देखे उसने एक जैसे ऑक्साइड का फॉर्मूला आ रहा है, तो उन सभी को एक साथ रखा और एटॉमिक मासेस के हिसाब से उनको अरेंज कर दिया, है ना। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बन गया, और जो अपने लिए बहुत हेल्पफुल रहा। इसके कुछ खास बातें अपन को ध्यान रखनी है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स थे और कितने आपके कॉलम्स थे और कितने आपके रोज थे। ठीक है, तो ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। तो यहाँ पर सेवन हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको अपन पीरियड्स बोलते हैं, इट कंटेन्स 7 horizontal rows were present, which are known as periods. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन यही आता है। और वर्टिकल कॉलम्स को बोलते हैं ग्रुप्स। ये ऐसे 8 वर्टिकल कॉलम्स या ग्रुप्स। ठीक है, ये 8 ग्रुप्स इस तरह से एट वर्टिकल कॉलम थे और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे। इन ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया था ए सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में। इसमें कोई मेरे को अंतर बता सकता है कि क्या अंतर होगा सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में? कौन बताएगा मेरे को अंतर? बताएं जरा कि सब ग्रुप ए में क्या था, सब ग्रुप बी में क्या था। कौन बताएगा? जल्दी से बताओ मेरे को बच्चों, टेल मी क्विकली। यस कम ऑन, कौन? अनवी, अंशिका बताओ जल्दी से। सब ग्रुप ए कंसिस्टेड ऑफ आज के टर्म में एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। और सब ग्रुप बी के अंदर आपके जो एलिमेंट्स थे वो थे ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है आपके पीरियोडिक टेबल में जो बीच में है, 2 ब्लॉक्स हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। बीच में जो आपके एलिमेंट्स हैं तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो सब ग्रुप बी के अंदर तो ऐसे लिख दिया था इसने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर ए और बी, ए और बी, ए बी, इस तरह से लिखा। मैं या तो ऐसा करता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, है ना। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं ए बी ए बी। हाँ, उस टाइम पे नोबल गैसेस नहीं थे, ए और बी। हाँ, एट्थ ग्रुप को ए और बी में डिवाइड नहीं किया था। पुनीत समझ में आ गया? सर एक बार फिर से समझ। 8th ग्रुप को डिवाइड नहीं किया था सब ग्रुप्स में। 6 को कर दिया, 7 को कर दिया, 8 को नहीं किया।
है ना, तो उसने बढ़ते एटॉमिक मासेस के साथ अरेंज किया, जैसे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तब नोबल गैसेस नहीं थे, और नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बाद ये भी लिख सकते हो आप लोग अनवी कि ग्रुप 0 वाज एडेड नोबल गैसेस की डिस्कवरी के बाद, जो अभी नहीं था, ठीक है। सारी नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं होती। तो ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। फिर ए में मैं रख देता हूँ लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम के बाद आ गया आपका बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन। समझ आया कि नहीं आया? फिर आ गया आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। समझ गए? फिर आ गया आपका पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम के बाद आ गया आपका कैल्शियम। कैल्शियम, अच्छा, एल्यूमिनियम के नीचे वाला एलिमेंट जो था वो तब डिस्कवर हुआ नहीं था, ठीक है। तो मेंडलीव ने, ध्यान से सुनना सिद्रा, सुन रहे हो आराम से इसको? इसको एल्यूमिनियम के नीचे वाला एलिमेंट तब था नहीं, तो इसका नाम रखा एका एल्यूमिनियम, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे सिलिकॉन के नीचे वाला एलिमेंट था नहीं, तो उसने, था नहीं लेकिन उसने जगह छोड़ दी, जगह गैप छोड़ दिया, है ना, कि अगर वो एलिमेंट है नहीं अभी, जब डिस्कवर होगा तो यहाँ उसको रखा जा सकता है। तो एक तरह से उस टाइम में बहुत बड़ा अचीवमेंट है सिलिकॉन के बाद वाला एका सिलिकॉन, ठीक है। ऐसे और भी एलिमेंट्स उसने रखे थे, जैसे एका मैंगनीज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आता है। एका एल्यूमिनियम कौन था? एका एल्यूमिनियम वाज इक्वल टू गैलियम, which was not discovered at that time। समझ आ गया? एका सिलिकॉन जो है that is जर्मेनियम, ठीक है, जो तब डिस्कवर नहीं हुआ था। ऐसे उसने और भी गैप छोड़े, क्वेश्चन आता है। ये दोनों सबसे फेमस है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, अंशिका। और एका मैंगनीज, Mn, मैंगनीज, ठीक है। तो वो आगे जाके निकला टेक्नीशियन, ठीक है। एका बोरॉन, एका बोरॉन मतलब बोरॉन के बाद वाला अगला एलिमेंट, उसके नीचे वाला। एका बोरॉन निकला आपका क्या? स्कैंडियम। हाँ, स्कैंडियम। तो उसने गैप छोड़ दिए थे, जो एक एडवांटेजेस में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फास्फोरस के नीचे आपका आ गया आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिक आ गया, सल्फर के नीचे सिलेनियम आ गया, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन आ गया, है ना। ये सब ग्रुप ए में ही है सब, देखो ये। अब उसने क्या करा, ब्रोमीन, ठीक है। फिर उसने पोटेशियम आ जाएगा, है ना, कैल्शियम। इसके बाद इसने कॉपर लिख दिया यहाँ पर, कॉपर, कैल्शियम अभी बी में लिखा है मैंने, ध्यान देना आप लोग। और बी के अंदर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, या तो बी को मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूँ। ये कॉपर लिखा इसने, है ना। यहाँ पे कॉपर के बाद यहाँ लिखा जिंक, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे बोरॉन के नीचे स्कैंडियम आना चाहिए इधर। स्कैंडियम तब डिस्कवर हुआ नहीं था, उसने एका बोरॉन लिख दिया था।
और इधर टाइटेनियम आना चाहिए, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज आना चाहिए, बी के नीचे लिख रहा हूं मैं उसी में, Mn। फिर Mn के बाद आता है आयरन, कोबाल्ट, निकेल। तो उसने 3 एलिमेंट को एक साथ रख दिया था ग्रुप। दिख रहा है क्या आपको? मैं कलर चेंज करूंगा। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, FeCO(Ni), यहाँ पे ये Mn है। दिखा? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आई होप सबको दिख रहा है आराम से। ऐसे करते करते उसने पूरी पीरियोडिक टेबल बना दी। समझ आया? अभी काफी रिसेंटली तक आपके जो ग्रुप्स थे उसमें ए और बी लिखा करते थे, आजकल ए और बी हटा दिया। वो मेनली से ही आपको पता लगा। तो इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या क्या है, ये जल्दी से अपन बात कर लेते हैं, फिर आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं। अंशिका, अनवी, समझ में आ रहा है सबको? उन्हीं सिद्रा? Yes, sir. हाँ, तो ठीक है, वेरी गुड। सबसे पहला एडवांटेजेस है, ये बना लोगे ना पूरा, एक बार खुद ड्रॉ कर लेना। पोटेशियम, पोटेशियम के बाद आता है रुबिडियम, ठीक है, या सीजियम, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे कर लोगे, ठीक है। और यहाँ ग्रुप 8 में 3 एलिमेंट एक साथ रख दिए उसने। ये इसके ड्रॉबैक में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो कमी थी इसकी, सबसे पहले तो एडवांटेजेस बात कर लें। लेट्स बी पॉजिटिव। कमी की बात एकदम क्यों करें, जो किया है उसने ये भी बहुत बड़ी बात है ना। तो लिखिए सब लोग। फर्स्ट, it was the first systematic classification at that time. It was the first systematic classification of the elements on the basis of their properties at that time. First systematic classification, इससे पहले के जितने भी क्लासिफिकेशन है उनको स्टडी करना, एलिमेंट्स को स्टडी करना इतना आराम से नहीं हो पा रहा जितना इसमें हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। इससे पहले सारे क्लासिफिकेशन एक तरह से इनकम्प्लीट ही थे, ठीक है। लिखा सबने पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ दैट टाइम। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, led to the discovery of elements which were not known at that time. उसमें ये वाले एलिमेंट्स मेंडलिव ने इनकी पोजीशन के हिसाब से और इनके आसपास के एलिमेंट्स को देखकर इनकी प्रॉपर्टीज भी बता देती। और जब ये एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए तो ये देखा गया कि इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वही हैं जो मेंडलिव ने बताई थी। सो आई होप इट इज क्लियर। Mendeleev predicted the properties of the elements which were not known at that time. These are the elements, ठीक है। और इसके बेसिस पर उसने काफी सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट भी करेक्ट किया। एटॉमिक मास के हिसाब से था तो एटॉमिक मास भी करेक्ट किया। तो लिखिए अगला पॉइंट। लिखा सबने? उन्हीं लिख रहे हो सब कुछ? Yes, sir. Mendeleev, on the basis of their position, Mendeleev also corrected the atomic masses of beryllium. Beryllium का atomic mass उसने सही किया जो पहले गलत था। तो ये तो हुए इसके एडवांटेजेस। तो थर्ड पॉइंट रिपीट कर दीजिए। हाँ, Mendeleev corrected the atomic mass of beryllium on the basis of his table. अपनी टेबल के हिसाब से उसने बेरिलियम का एटॉमिक मास को सही किया। तो बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था जो पहले था 13.5 है ना, वो गलत मास था उसका। और बाद में पता लगा इसने मेंडलीव ने पता लगाया उसकी टेबल के हिसाब से कि ये जो एटॉमिक मास है बेरिलियम का 13.5 नहीं है,
बल्कि ये 9 है। समझ आया? तो मेंडलीव करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन इन द टेबल। अब इसमें कमियां क्या क्या थी? ये तो एडवांटेजेस हो गए। ड्रॉबैक्स क्या क्या थे? ड्रॉबैक्स थे कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट क्लियर, क्योंकि हाइड्रोजन को एल्कली मेटल पे भी रख सकते हैं, हैलोजन पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्लियर नहीं था। समझ में आया? दूसरा जो कमी थी इसमें कि लिखा ना, पहला पहला ड्रॉबैक, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट क्लियर, इट कुड बी प्लेस्ड along with alkali metal as well as along with halogens also. It could be placed along with alkali metals or with halogens. तो समझ में आ गया? क्लियर? नो, फिर अगला ड्रॉबैक लिखिए, नो सेपरेट प्लेस वाज गिवन टू आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को कोई अलग जगह नहीं दी गई। आइसोटोप्स का मास अलग अलग होता है ना? जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास भी 1 है, क्योंकि एक ही प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है। और हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है ड्यूट्रियम। दूसरा आइसोटोप है ड्यूट्रियम, जिसका मास डबल है, क्योंकि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, एटॉमिक नंबर तो इसका 1 है। और फिर हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप है ट्रिटियम, इसको टी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका मास 3 है, एटॉमिक नंबर 1 है। तो इनको मास अलग अलग है ना, तो अलग अलग जगह देनी चाहिए थी, है ना, अलग अलग जगह बतानी चाहिए थी, लेकिन अलग अलग जगह पे नहीं रखा आइसोटोप्स को। नो सेपरेट पोजीशन वाज अलॉटेड टू आइसोटोप, क्योंकि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। तो अगर आइसोटोप का एटॉमिक मास इज डिफरेंट, दे शुड बी गिवन डिफरेंट पोजीशन, सेपरेट पोजीशंस। बट मेंडलीव ने ऐसा नहीं किया, मतलब खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट किया एक तरह से, ठीक है। ये इसमें ड्रॉबैक था, बट उसका क्या रीजन है ये समझा नहीं पाया मेंडलीव, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कुछ जगह पे तो मेंडलीव ने खुद ने ही एटॉमिक मास के ऑर्डर को वायलेट कर दिया। दूसरा ड्रॉबैक लिखिए, ये लिख लिया सबने। अगला ड्रॉबैक लिखिए कि मेंडलीव हिमसेल्फ violated the order of atomic masses at some places। तो जिसका ज्यादा एटॉमिक मास है उसको बाद में रखना चाहिए था, कम को पहले रखना है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया। लेकिन मेंडलीव ने खुद ने ही इसको वायलेट कर दिया, ज्यादा एटॉमिक मास को पहले रख दिया और कम एटॉमिक मासेस कुछ जगह पे एट सम प्लेसेस। He himself violated the order of atomic masses। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आर्गन है, आर्गन का जो मास है, ठीक है, वो 40 है, तो मास ऊपर लिखेंगे अपन, सॉरी, है ना। और इट वाज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम। पोटेशियम का मास कितना है? 39। इसका एटॉमिक मास हायर है, तो इट शुड बी प्लेस्ड आफ्टरवर्ड्स, बट मेंडलीव केप्ट इट बिफोर पोटेशियम। पोटेशियम का मास कम है, पहले आना चाहिए, उसको बाद में। तो ही हिमसेल्फ एट सम प्लेसेस नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। क्या रीजन है? कुछ पता नहीं, कुछ उसने बताया नहीं। हालांकि अपन को तो अब पता है, बिकॉज वी नो मेनी न्यू थिंग्स। मेंडलीव को नहीं पता था, तो मेंडलीव का ड्रॉबैक बन गया ये, है ना, कि why he himself is not following the order of atomic masses। ये समझ में आया? ठीक है। तो कई सारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था, जिनको बाद में रखना था, उनको पहले रखा, ठीक है। लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा नहीं बताया। अच्छा, एक जैसे एलिमेंट्स को, सिमिलर एलिमेंट्स
जो थे आपके उनको अलग अलग रख दिया और अलग अलग एलिमेंट डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया. Many dissimilar elements were kept in the same group. For example, potassium and copper, ठीक है, rubidium and silver, cesium and gold. So many elements with different properties were kept placed in the same group. A और B बनाकर उसने एक साथ रख दिया. Different elements were kept in the same column or group. लिखा सबने? सिद्रा, अंशिका, यस सर। ठीक है. और जो अलग अलग है, मतलब जो अलग अलग रखना चाहिए था जिनको, उनको भी अलग अलग नहीं रखा. जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल. ग्रुप नंबर 8 का ड्रॉबैक क्या है? ग्रुप नंबर 8 का ड्रॉबैक ये है कि three elements were different elements were placed together. समझ आया? तो ये गड़बड़ हो गया मेंडलीव का. फिर अगला जो सबसे बेसिक पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, Mendeleev didn't explain the cause of periodicity. What is the reason of periodicity? What is the reason of repetition of properties? Atomic masses के हिसाब से अगर एलिमेंट्स को रखते हैं तो प्रॉपर्टीज रिपीट होने लग जाती हैं, है ना. और एक जैसी प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको एक वर्टिकल ग्रुप में रखा, है ना, एक वर्टिकल कॉलम में. बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? एक्चुअल में क्या चल रहा है ये मेंडलीव ने नहीं बताया. तो ये भी एक कमी है. मेंडलीव डिडंट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी. ठीक है, ये ड्रॉबैक है. क्यों हो रहा है? जब उसने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया है तो he should know कि why there is a repetition. But Mendeleev didn't explain the reason. उसको नहीं मालूम था कि प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों हो रही है. एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करते रहें. एक बार चीजों को छोड़ेंगे तो भूल जाएंगे. समझ आया? आई होप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना. ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है. ऐसा नहीं आप ये मत सोचना कि आप बहुत सारी चीजें एक साथ कर लोगे. ऐसा नहीं सोचना. थोड़ा 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 आपको रोज प्रैक्टिस करना है. उन्हीं, है ना, अंशिका, और ये ध्यान रखना है कि आप कंटिन्यूअसली एफर्ट्स लगा रहे हैं. ठीक है. अनवी, समझ में आया कि नहीं आया? और रोज कोई नई Yes, चीज sir. नोट कर लिया सब कुछ जो ड्रॉबैक्स मैंने बताए थे? फिर Yes, sir. हाँ बेटा, अपन आगे चलते हैं. आगे अपन चलते हैं किस पर? आगे चलेंगे अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था? कौन बताएगा? Sir, it states that chemical properties of elements are periodic function to the atomic number. Physical and chemical properties are periodic function of their atomic numbers, है ना. उसका मासेस था, ये एटॉमिक नंबर है. और जब एलिमेंट्स को आप बढ़ते एटॉमिक नंबर के साथ अरेंज करते हो तो यू सी रिपीटिशन ऑफ देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. एक फिक्स एटॉमिक नंबर के बाद अगले एलिमेंट का प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता है जैसा पहले वाला का था, एक फिक्स इंटरवल के बाद. तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, लिख लीजिएगा. फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक फंक्शन. पुनीत समझ में आ रहा है? ऑफ देयर Yes, sir. atomic
नंबर्स मिक्स मत करना, नंबर मास, मास नंबर, ऐसे कुछ कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम, है ना। तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो है पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर का, एलिमेंट का। तो एटॉमिक नंबर के फॉर्म में अगर उनको जमाओगे, अरेंज करोगे तो आपको रिपीटिशन देखने को मिलेगा। इसका आइडिया कैसे मिला, किसने दिया, कौन से एक्सपेरिमेंट ने इसका आइडिया दिया, मेरे को बताओ जल्दी से। विच एक्सपेरिमेंट लेड अस टू थिंक दैट एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। लिख लेना, एटॉमिक मास के मुकाबले एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और इस कारण से जो प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक नंबर पे ज्यादा निर्भर करती हैं एटॉमिक मास के मुकाबले। एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मासेस। ये भी लिखिएगा, समझ आया आपको? हाँ, तो कौन सा एक्सपेरिमेंट था, कौन बताएगा? सिद्रा, याद है? सर बोर्ड ने दिया था आई गेस। बोर्ड का भी था, लेकिन इसमें यहाँ पर अपन को और थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। मोज़लेज एक्सपेरिमेंट। मोज़ले ने क्या किया, जो अपना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कैथोड रे में, हाई वोल्टेज में वैक्यूम में लगाते हैं ट्यूब, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उनको आपने बहुत फास्ट मूविंग हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन, बहुत हाई वोल्टेज से उनकी हाई एनर्जी हो जाती है, उनको आपने हैवी मेटल्स पे डाला। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बहुत हाई वोल्टेज में बनाए गए हैं, है ना। हाई वोल्टेज लगाकर एटम्स को तोड़ के बनाए गए हैं कैथोड रेज। ठीक है, इनको किसी हैवी मेटल पे डाला। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, हैवी मेटल्स। अब इससे हैवी मेटल जैसे कि टंगस्टन आ गया, है ना, कोबाल्ट। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हैवी मेटल पे डाला तो यहाँ से कुछ रेज निकली, एक्स रेज। और जो एक्स रेज है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो देखने को मिला, स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स रे, स्क्वायर रूट ऑफ द frequency of X-rays which were emitted from the surface of the heavy metals, ये है ना, was proportional to their atomic masses। atomic mass के proportional, atomic number के proportional था, sorry, atomic number के proportional मिला। तो एक्सरे इमिट हो रही है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट है वो, ये जो एलिमेंट है आपके, जिस मेटल पे इलेक्ट्रॉन जाके टकरा रहे हैं उस मेटल के एटॉमिक नंबर पर एक्सरे की फ्रीक्वेंसी निर्भर कर रही है। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया सभी बच्चों के? उन्हीं, अनवी, अंशिका, सिद्रा, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. मतलब अगर आप एटॉमिक नंबर चेंज करोगे तो फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी। और किस, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट ले लिया, टंगस्टन ले लिया, है ना, हैवी मेटल्स लिए अपन ने। ठीक है, तो जैसे ही मेटल को बदला तो एक्सरे निकलने वाली जो एक्सरे है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग। ऐसे एक्सरे अपन वहां पे भी जाते हैं एक्सरे करवाने, तो ऐसे एक्सरेज बनती हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, डिपेंड करता है कौन सा मेटल लिया गया है। वो एक्सरे, वो जो इलेक्ट्रॉनिक किस मेटल पे डाले गए हैं उसी हिसाब से, उस मेटल के एटॉमिक नंबर के हिसाब से एक्सरे की फ्रीक्वेंसी निकलती है ना। तो उसने सोचा कि हाँ, एटॉमिक नंबर पे अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था। अपन ने जितने भी क्लासिफिकेशन अभी तक देखे ना, देखो, राइट फ्रॉम ये आपका लेवोजियर क्लासिफिकेशन टू मेंडलीव क्लासिफिकेशन, जितने भी क्लासिफिकेशन अपन ने देखे हैं अभी तक, सब एटॉमिक मासेस की बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर पे किसी का ध्यान नहीं गया।
इससे आइडिया लगा कि एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास के मुकाबले। और उसने क्या करा, ग्राफ प्लॉट किया, तो उससे पता लगा उसको कि अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे जो है एटॉमिक नंबर पे निर्भर करेगा। समझ आया? क्लियर? तो इससे अपन को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एस्टैब्लिश हुआ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्रॉपर्टीज चेंज करेंगी, इससे आइडिया मिला। ठीक है, तो अब अपन मेनली पीरियोडिक लॉ अपन ने देखा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देख लिया। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में पीरियोडिक टेबल अपन देख लेते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखने से पहले, ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। RUPAC नेमिंग्स ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ठीक है, आप लोग तो जब बॉर्न हुए नहीं थे, है ना, छोटे छोटे बच्चे हो अभी तो आप। ठीक है, तो पहले अमेरिका और रशिया के बीच में काफी कोल्ड वॉर चल रहा था, है ना। दोनों नए नए तरह के एटम बम बनाते रहते थे एक दूसरे पर अटैक करने के लिए, जैसे अब अमेरिका और चाइना और इंडिया के बीच में चल रहा है आजकल, है ना। तो उस चक्कर में क्या होता था, काफी सारे नए एलिमेंट डिस्कवर हो गए और वो सीक्रेट रखते थे, बताते नहीं थे, और दोनों ने डिस्कवर कर लिए। रशिया ने भी कर दिया और अमेरिका ने भी कर दिया। अब रूल ये होता है कि जो डिस्कवरर होगा एक्चुअल वो उसका नाम रखेगा, है ना। मान लो उनीब ने कोई नया एलिमेंट डिस्कवर किया, ठीक है, जो अभी तक किसी को पता नहीं था, तो उनीब अपना नाम दे सकता है, उनीबियम। समझ आया उसका? अगर मैं डिस्कवर करता तो मैं अपना नाम दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब पता ही नहीं था और फिर बाद में जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई, कंपटीशन खत्म हो गया इनके बीच में, अमेरिका और रशिया, रशिया टूट गया, आपको पता है, छोटे छोटे कंट्रीज में डिवाइड हो गया, है ना, USSR जो था, है ना। तो फिर वो इनकी बात सामने आई कि देखो ये तो हमारे एलिमेंट, हमने ये डिस्कवर किया था, अमेरिका ने बोला नहीं ये तो हमने डिस्कवर किया था, इसका हम नाम देंगे। तो एक जैसे एलिमेंट के दो दो नाम पड़ गए, अमेरिका ने अपना नाम दिया, रशिया ने अपना नाम दिया, है ना, और कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, अपन क्या माने, अपन अमेरिका की सुने रशिया की सुने, बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है ना। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए IUPAC ने टेम्परेरी नेम दिए। ये टेम्परेरी नेम उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से थे, है ना। उसने ये बोला कि देखो जब तक पता नहीं लग जाता कि एक्चुअल किसने सबसे पहले इसको बनाया है या डिस्कवर किया है इस एलिमेंट को, तब तक इसका कोई टेम्परेरी नाम रख दो, है ना, टेम्परेरी नाम रख दो। पूरी दुनिया इसको उस टेम्परेरी नाम से जानेगी इस एलिमेंट को। हाँ, एक बार पता लग गया कि हाँ प्रूव हो गया कि ये एलिमेंट सबसे पहली बार इस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, वो साइंटिस्ट अपने प्रूफ शो करेगा IUPAC में, तब फिर उस साइंटिस्ट को राइट मिलेगा कि वो जो चाहेगा उसका नाम, उस एलिमेंट का नाम उसके हिसाब से दिया जा सकता है। लेकिन जब तक प्रूफ नहीं होता कि who has given the name, समझ आया, तब तक टेम्परेरी नाम। तो टेम्परेरी नाम एटॉमिक नंबर पे बेस था। बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन जरूर आते रहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे 104 एलिमेंट जो है, ये सबसे पहले, एक तो अमेरिका ने इसको नाम दे दिया था रदरफोर्डियम, ठीक है। और इसका नाम जो था, इसका नाम आपने उसने रशिया ने इसका नाम दे दिया था कुर्चाट हो गया। अब एक ही एलिमेंट के दोनों नाम हो गए, अपन तो एक नाम भी याद नहीं रख पाते, आगे वाले एलिमेंट्स के दो नाम कहाँ से याद रखेंगे, है ना।
और ये तो गलत हो गया कि एक ही एलिमेंट के दो नाम आ गए, है ना। तो IUPAC ने बोला ठीक है झगड़ा खत्म करो, जब तक पता नहीं लग जाता एक्चुअल डिस्कवर कौन है तब तक के लिए एक टेम्परेरी नाम रख दो उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से, है ना। तो IUPAC ने बोला कि जो डिजिट्स है ना उसके एटॉमिक नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका नाम रख दिया, ठीक है। तो डिजिट जो है कौन सा हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 कोई डिजिट नहीं है, 10 1 और 0 से मिलके बना है, ठीक है। और इसका जो है नाम दे दिया रूट, जिसको अपन कह रहे हैं रूट, ठीक है। इसको कह दिया नील, है ना, उन, ठीक है, बाय, ठीक है, ट्राई, क्वाड, 4 में गलती करोगे, पेंट, ठीक है, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और इन। समझ आया, ENN। इनके सिंबल भी उसने बता दिया कि देखो इनका सिंबल, ये टेम्परेरी नाम है, परमानेंट नहीं है। इसका सिंबल हो गया नील, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। समझ आया, सिंबल भी इसी आधार पे दिया जा सकता है। और जैसे 114, ठीक है, तो पहले तो आप इनके रूट लिखोगे, ये एक एटॉमिक नंबर, एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 114 है वो डिस्कवर हुआ, ठीक है। और डिस्कवर होने के बाद अभी उसका डिस्कवरर कौन है पता नहीं चला है ना। तो अपन ने इसका टेम्परेरी नाम रखा 1111, मतलब उन है ना, 4 क्वाड, QUAD, उन क्वाड। और मेटल के नाम के अंत में लगाते हैं अपन क्या, IUM। समझ आ रहा है, उन क्वाडियम। तो इस चीज का टेम्परेरी नाम है। आ गई बात समझ में, इज इट क्लियर। और जो इसका सिंबल था वो था UUQ, ठीक है। आज ये जो एलिमेंट है ये अपना डिस्कवर किया जा चुका है, इसको, इसका सिंबल FL है, आज तो अपन जानते हैं। समझ आया, 114। लेकिन जब तक डिस्कवर नहीं हुआ था, अभी रिसेंटली इसके नाम फाइनल हुआ है, आप देखेंगे, ठीक है। तो ये जो नाम है FL, सिंबल जो है FL रखा गया है इसका। समझ आया कि नहीं आया। छोटे मोटे और नामों पे क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे कौन सा एलिमेंट है जिसका नाम किसी प्लेनेट से, कोई बता सकता है मेरे को सिद्रा, कोई एलिमेंट जिसका नाम प्लेनेट से आता है, एक्चुअल नेम, टेम्परेरी नेम नहीं, तो नहीं बताओ। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम हो गया यूरेनस से, मरकरी हो गया, है ना, प्लूटोनियम हो गया, सर प्लूटोनियम। हाँ प्लूटोनियम, प्लूटो अब हट चुका है लेकिन बेचारा प्लेनेट से बहुत छोटा है प्लूटो, है ना, लेकिन वो प्लूटो से हो गया। समझ आ गया। जैसे आप मेरे को ये बताओ 786 एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ, इसका एटॉमिक नंबर 786 है ना। मान लो अपन कहीं चले गए बहुत दूर किसी दूसरी गैलेक्सी में, है ना, अपन अपनी गैलेक्सी में नहीं जा सकते, दूसरी में तो खैर बहुत मुश्किल है, लेकिन इमेजिन करो थॉट प्रोसेस में वी हैव मूव टू सम अदर गैलेक्सीज, और उसमें अपन को कोई नया एलिमेंट मिला, उसका एटॉमिक नंबर है 786, ठीक है, विच इज अ लकी नंबर। तो मेरे को बताओ कि इस एलिमेंट का नाम क्या होगा और सिंबल क्या होगा, टेम्परेरी नेमिंग एंड सिंबल, कौन बताएगा जल्दी से बताओ। Liam. सेप्ट,
ठीक है, ऑक्ट हेक्स सेप्ट ऑक्ट हेक्सियम, और इसका जो सिंबल होगा SHO। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। फिर अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आगे चलते हैं। हाँ, ये नाम तब तक ही रहेगा जब तक कि इसका डिस्कवरर पता नहीं लग जाता। एक बार डिस्कवरर मालूम पड़ गया तो फिर डिस्कवरर जो है अपना नाम खुद दे सकता है, जो नाम वो चाहे। लेकिन जब तक डिस्कवरर मालूम नहीं चलता तब तक के लिए आपका टेम्परेरी नाम ही चलता रहेगा, है ना। ऐसे किसी का भी नाम आ सकता है। फिर अपन चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम, और ठीक है 18 ग्रुप्स तो आपके ऐसे, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको अपन पीरियड्स कहते हैं। टोटल जो है 118 एलिमेंट्स हैं अपने पास। अभी कुछ एलिमेंट तो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं जो आर्टिफिशियल है, वो न्यूक्लियर लेबोरेटरीज में बनाए गए हैं, है ना। वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिनका अभी जैसे 114 जो है FL, इसको अभी अभी डिस्कवर हुआ है, नाम भी अभी अभी हुआ है ना, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब रिसेंटली। 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 7 आपके पीरियड्स हैं, और 18 कॉलम्स हैं जिनको अपन ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। और ग्रुप नंबर 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरह से 14 15 16 17 और 18, इतने सारे ग्रुप्स हैं अपने पास, ठीक है। और पीरियड है 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन है और ये इधर हीलियम है, ठीक है। ये जो फर्स्ट पीरियड है ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड है, सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं इसमें, है ना। और दूसरा जो आपका पीरियड है वो स्टार्ट होता है लिथियम से, है ना। और लिथियम से स्टार्ट होके आपका लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम के बाद बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। हर पीरियड स्टार्ट होता है एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल से और खत्म होता है नोबल गैस पे जाकर। जैसे पहला पीरियड एक्सेप्शन है जो हाइड्रोजन है, वैसे एल्कली मेटल्स के ऊपर रखा गया है, लेकिन उसको अलग ही मानते हैं। चैप्टर भी उसका अलग है अपना, हाइड्रोजन का, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। इसी तरह से और एलिमेंट्स आ गए आपके। लिथियम के बाद आ गया आपका सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, फ्रांसियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इस तरह से एलिमेंट्स आ गए आपके। ये आपका एस ब्लॉक कहलाता है,
एलिमेंट को एस ब्लॉक में क्यों रखा जाता है ये मैं बताता हूँ। ये आपका पी ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। इधर बोरॉन कार्बन, बोरॉन के नीचे आ गया एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, और ये अभी डिस्कवर हुआ एलिमेंट है, ठीक है, जिसका नाम है NH निहोनियम, ठीक है। ग्रुप में याद करना थोड़ा आसान है, बजाय आप पीरियड के, पीरियड लंबा होता है ना तो इसमें याद करने में मुश्किल आती है, ठीक है। तो ग्रुप में डाउन द ग्रुप याद करना थोड़ा इजी है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है। इस तरह से आप एलिमेंट्स लिख सकते हैं। नोबल गैसेस याद रखना, पीरियड याद रखना बहुत आसानी होती है। नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन, ओजी, ओर्गेनिज्म। अच्छा, ये जो बीच में एलिमेंट्स होते हैं ये डी ब्लॉक के हैं। इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। सिवाय इधर लास्ट वाला को छोड़कर, उनको डी ब्लॉक का तो कहा जाता है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को ट्रांजिशन मेटल नहीं कहा जाता, है ना। और इधर वाले जो हैं ये दो लाइनें एफ ब्लॉक की हैं, जिनको यहाँ नहीं रखते, है ना, उनको नीचे रख देते हैं, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट हैं, अगर यहाँ रखोगे तो पीरियोडिक टेबल का शेप बिगड़ जाएगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, या उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है। ये जो डी ब्लॉक है आपका, ये शुरू होता है आपका फोर्थ पीरियड से, ये ध्यान रखना। ये फोर्थ पीरियड में स्टार्ट होता है। ये यहाँ से कैल्शियम से, देखो आप कैल्शियम के बाद ध्यान रखना ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक, फोर्थ पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड, सेवेंथ पीरियड, ठीक है। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? ये पी ब्लॉक है, और ये डी ब्लॉक है बीच में, इधर ये एस ब्लॉक है। एफ ब्लॉक डी ब्लॉक के अंदर ही है, लेकिन उन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक के अंदर लिखोगे तो वो क्या शेप बिगड़ जाएगा। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनको नीचे रखा अपन ने। और इसमें दो सीरीज आती है, लैंथेनॉइड्स और ऑक्टेनॉइड्स। पहला एलिमेंट लैंथेनम तो डी ब्लॉक का है, इसी तरह से एक्टिनियम का भी डी ब्लॉक का है। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर है 87, ठीक है। तो 57, सॉरी 57, यहाँ पे 58 एटॉमिक नंबर से लेके 71 तक यहाँ होते हैं एफ ब्लॉक में। और थोरियम 90 से लेकर 103 तक, लॉरेंसियम तक आपके एलिमेंट्स होंगे, ये कहलाते हैं लैंथेनॉइड्स। और एक्टिनॉइड्स लैंथेनम के बाद वाले। लैंथेनम खुद तो डी ब्लॉक में है ना, लेकिन उसके बाद वाले एफ ब्लॉक में रखे जाते हैं। ये एक्टिनॉइड्स हैं, ये इनका एटॉमिक नंबर है 58 से 71, 90 से 107 तक। अब मुझे बताओ क्या डाउट है इसमें, कुछ आपके मन में क्या डाउट आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है? पुनीत बताओ, अनवी, सिद्रा। सर क्लियर है। है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है।
अब कब किस एलिमेंट को किस ब्लॉक में रखते हैं, पोजीशन कैसे डिसाइड होती है एलिमेंट की, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नंबर ऑफ पीरियड और नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें जो प्रेजेंट है, जैसे फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं तो ये वेरी शॉर्ट पीरियड कहलाता है। कौन कौन से 2 एलिमेंट्स? हाँ, हाइड्रोजन और हीलियम बस। और दूसरा जो पीरियड है इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, है ना। ये शॉर्ट पीरियड कहलाता है, 8 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद 3 नंबर में भी 8 एलिमेंट्स हैं, इसको भी शॉर्ट पीरियड कहोगे, ठीक है। ये देखो क्योंकि इसमें एस में और पी में ही है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? पुनीत बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 एलिमेंट एस के। सर 2। हाँ, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? पी सबशेल में 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, 3 पी ऑर्बिटल होते हैं। पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 6 एलिमेंट होते हैं, हर एक एलिमेंट के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता था ना, तो नया एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट वो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 6 है, ठीक है। समझ आ रहा है? पी ब्लॉक के अंदर 6 एलिमेंट्स एक ही हॉरिजॉन्टल रो में, और एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट्स हैं क्योंकि एस सबशेल कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, डी सबशेल स्टार्ट नहीं हुई जब तक आपने 4th नहीं भरा, 4th पीरियड, क्योंकि डी सबशेल 3D फिलिंग स्टार्ट होती है 4s के भरने के बाद, है ना। n+l रूल के हिसाब से अपन जानते हैं, अपन ने देखा था कि सबशेल्स अपनी बढ़ती हुई एनर्जी के हिसाब से भरी जाती हैं। किस सबशेल को आप सबसे पहले भरेंगे? जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, है ना। और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको बाद में भरेंगे। जिसका n+l कम होगा, n और l 2 क्वांटम नंबर का सम कम होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, उसको पहले भरोगे। जिसका n+l ज्यादा होगा उसको बाद में भरोगे। समझ आ गया? तो ये सब अपन जानते हैं। डी सबशेल और डी ब्लॉक स्टार्ट होता है 4th पीरियड से, ये ध्यान रखना। और ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 1 और 2 बिलोंग टू एस ब्लॉक, सेकंड पीरियड और उससे आगे वाले। क्योंकि फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन है, वो उसमें एल्कली मेटल में नहीं मानते अपन, हालांकि रखा उसके ऊपर गया है लेकिन नहीं मानते, ठीक है। और यहाँ पर ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक, ग्रुप नंबर 13 से 18 तक पी ब्लॉक आता है, सेकंड पीरियड और उसके नीचे वाले, है ना। डी ब्लॉक स्टार्ट होता है 4th पीरियड से, ग्रुप नंबर 3 से 12 तक, ठीक है। एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं तो बहुत सारे, उनको यहाँ नहीं रखते क्योंकि यहाँ आप रखोगे 14 एलिमेंट्स तो ये शेप बिगड़ जाएगा, आगे वाले डी को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ नहीं रखते, उनको नीचे रखते हैं अपन, है ना। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आर ट्रीटेड इन, ऑल द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रीटेड इन ग्रुप नंबर 3 ओनली, लिख लेना आप लोग। डी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम 4th पीरियड टू 7th पीरियड, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक डी ब्लॉक है। लिखा सबने? एफ ब्लॉक पूरा का पूरा, एफ ब्लॉक होगा 6th और 7th पीरियड में। क्यों, मेरे को कोई बता सकता है? उन्हीं बताओ, 6th और 7th पीरियड में एफ ब्लॉक के एलिमेंट क्यों रखे जाते हैं, पहले क्यों नहीं? सर कैन यू सिद्रा रिपीट? बताओ मेरे को। हाँ, एफ ब्लॉक के एलिमेंट 6th और 7th पीरियड में ही दिख रहे हैं, यहाँ पर होते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट, लेकिन रखते हैं उनको नीचे हैं। क्यों? यहाँ पे 4f भरेगा, है ना, और यहाँ पर
आपका 5F भरेगा। अब 4F जो होता है 6S के बाद भरता है, तो इसलिए 6 पीरियड एलिमेंट्स में ही एफ ब्लॉक 6 पीरियड में ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रखे जाते हैं, या 7th पीरियड में 6 n इक्वल टू 6 में 4F आएगा n+l रूल के हिसाब से, ठीक है। तो उसी हिसाब से उसको भरा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट और मन में कोई डाउट? अनवी, सिद्रा, बताओ मेरे को, उन्हें पूछो मेरे से, कोई डाउट आ रहा है आपके मन में, कोई और क्वेश्चन आ रहा है रिगार्डिंग द लेआउट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, या एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज करने हैं या नहीं करने, बताएं जल्दी से। समझ में आ गया? तो शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड। अच्छा, चौथा पीरियड जो है 4th पीरियड में एस के 2 एलिमेंट, पी के 6 एलिमेंट्स, वो तो आएंगे ही आएंगे, 8 एलिमेंट्स प्लस 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के भी आएंगे, 2 + 10 डी ब्लॉक के 10 + 6, तो 18 एलिमेंट्स आएंगे, तो लॉन्ग पीरियड कहलाता है। ये समझ में आया कि नहीं आया? सिद्रा, अनवी, ठीक है। Yes, sir, फिर clear. हाँ, 5th पीरियड में भी ऐसा होगा, एस ब्लॉक के अंदर 2 एलिमेंट, डी के अंदर 10, ठीक है, पी के अंदर 6, तो 18 एलिमेंट्स आए, है ना। लॉन्ग फॉर्म ऑफ लॉन्ग पीरियड है ये। फिर 6th पीरियड में एस के अंदर 2 एलिमेंट, है ना, फिर एफ के 6S के बाद 4F भरेगा, 4F में 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और 14 एलिमेंट होंगे, 14 + 10 + 6, ये एस ब्लॉक के, ये एफ के, और ये डी के, और ये पी के, तो कितने एलिमेंट हुए? 32 एलिमेंट्स हुए, ठीक है। तो इसको कहलाता है वेरी लॉन्ग पीरियड। जो अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था ना, उसी आधार पे अपन को करना है। और 7th पीरियड भी ऐसा का ऐसा ही है, 32 एलिमेंट्स होंगे, और ये भी वेरी लॉन्ग पीरियड कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ये? कोई डाउट इसमें? अब कोई एलिमेंट को उसके, एक तो एटॉमिक नंबर ध्यान रखना आप हर पीरियड के एंड का, है ना, तो उससे आपको पता लग जाएगा। जैसे एटॉमिक नंबर 55 है, तो इसको मैं, पीरियड कौन सा है और ग्रुप कौन सा है इस एलिमेंट का, बताएं जरा। पीरियड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है? तो आप हर पीरियड का, जैसे आप एटॉमिक नंबर ध्यान रख लो आखिर का या शुरुआत का रख लो, एक ही बात है। जैसे यहाँ पे एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 है, 10 है, 18 है ना, 18 है, फिर 36 है, 54 है, 86 है, 118 है। ये 54 के बाद वाला अगला एलिमेंट यहाँ आएगा, है ना, ये नोबल गैस है, तो 55 यहाँ आएगा। 6th पीरियड का एलिमेंट है, इसका पीरियड हुआ 6, और क्योंकि एक ही एटॉमिक नंबर ज्यादा है नोबल गैस से, तो ये एल्कली मेटल हुआ, पहला ग्रुप आएगा, ग्रुप नंबर 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आप बता सकते हो कि आपका एलिमेंट जो है किस ब्लॉक में रखा जाना है, किस पीरियड में रखा जाना है, किस ग्रुप में रखा जाना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बता सकते हो। जैसे फॉस्फोरस है, लिख लो, हाउ टू नो द पोजीशन ऑफ अ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखो जल्दी से, हाउ टू प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? प्रिडिक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट in modern periodic table.
ये मॉडर्न पीरियोडिक या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहलाती है। समझ आया? कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर जो है, एक्सक्यूज मी, होता है 15। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर जो है 15 है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आया? पी में, है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंटर करता है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में एंटर करता है उसी हिसाब से उसका ब्लॉक डिसाइड होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबशेल, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आ रहा है तो पी ब्लॉक एलिमेंट है। सिद्रा समझ में आया? अनवी? Yes, sir. समझ सबको? उन्हीं कहाँ पर हो? Yes, sir. क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन भरते भरते पी सबशेल में आ रहा है। देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है तो पी ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है। अब इसका पीरियड कैसे बताओगे? कौन से पीरियड का है? बड़ा आसान है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा शेल नंबर देख लो, वो पीरियड होता है। पीरियड ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एन या शेल नंबर इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियड ऑफ, लिख लेना आप लोग, पीरियड ऑफ एन एलिमेंट is equal to maximum value of n या shell in its electronic configuration। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा शेल नंबर पीरियड होता है ना। जैसे ही फास्फोरस का पीरियड क्या होगा? थर्ड पीरियड होगा। समझ आया? क्लियर? थर्ड पीरियड क्यों? थर्ड पीरियड एलिमेंट क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो एन का वैल्यू है, शेल है, वो तीसरी शेल है, तो थर्ड पीरियड एलिमेंट होगा। ग्रुप नंबर कौन सा होगा? ग्रुप नंबर मतलब कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है ना। तो ग्रुप नंबर जो होता है, एक बात ध्यान रखना है, एफ ब्लॉक वालों के लिए हमेशा ग्रुप नंबर 3 जाएगा। ठीक है। एस ब्लॉक वालों के लिए ग्रुप नंबर हो सकता है या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। NS1 में ग्रुप नंबर 1 है और NS2 में ग्रुप नंबर 2 है। जैसे बेरिलियम है, वो दूसरे ग्रुप का है क्योंकि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है ना। लिथियम पहले ग्रुप का है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 है। समझ आया? ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s1, है ना। कौन से ग्रुप का होगा? कौन से पीरियड का एलिमेंट होगा? एस ब्लॉक का एलिमेंट है, आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में आया है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, और पहले ग्रुप का एलिमेंट है।
पहले ग्रुप का एलिमेंट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप में आया है, एक इलेक्ट्रॉन एस में आया है ना। डी के लिए जो ग्रुप नंबर होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चुपचाप बैठे हो सबके सब, समझ में ना आए तो मेरे से पूछो। तो बहुत सारी बातें बता रहा हूँ मैं, सब ध्यान रखना पड़ेगा। अनवी, पुनीत, सिद्रा, समझ में आ रहा है ना? आराम से पूछ लेना, जो भी चीज समझ में ना आए टेंशन मत लेना। ये मत सोचना कि मैं ये सोचूंगा कि इतनी सी चीज भी नहीं आती, नहीं आती तो नहीं आती, पढ़ने ही तो आए हो, सीखने आए हो। जो चीज ना आए, जितनी जरा सी भी टेंशन हो ना, चाहे इतनी सी भी टेंशन हो, बिल्कुल पूछना आप लोग क्लास में, ठीक है? ये बात ध्यान रखना बिल्कुल। मैं कभी कहता ही नहीं हूँ, जो भी मेरे से डाउट पूछता है मैं बिल्कुल उसको बताता हूँ डाउट। और आपका लर्निंग भी तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है? मैंने इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया है ना, मतलब इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, बिल्कुल 1-to-1 क्लासेस आपकी जो हो रही है, इतना अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका बिल्कुल बेनिफिट उठाओ। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोग कई बार थोड़ा अपन टायर्ड फील करते हैं, जैसे मैं 11th में था, काफी सारा सिलेबस हो गया है ना, तो ठीक है, वो दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। कभी अपन फ्री होते हैं, कभी अपन थोड़ा सा हेक्टिक होते हैं, टेक इट एज अ चैलेंज, उसको करते जाओ, थोड़ा थोड़ा रेगुलरिटी रखो, एंड आई होप आप बिल्कुल आराम से करेंगे, सक्सेसफुल होंगे, ठीक है? समझ आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, आई होप, ठीक है? फिर अपन डी ब्लॉक एलिमेंट जो है आपका, डी ब्लॉक एलिमेंट में मुझे ये बताएं कि डी ब्लॉक एलिमेंट में कोई एलिमेंट है तो डी ब्लॉक का कब कहलाएगा, कौन बताएगा मेरे को? सिद्रा बताओ, वो एलिमेंट डी ब्लॉक का कब कहलाता है? जब उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आता है तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक है? समझ आ गया? फिर डी ब्लॉक एलिमेंट का पीरियड क्या होगा? वो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से देख लो, जो सबसे बड़ा एन होगा वो उसका पीरियड होगा। और इसका डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर जो है डी ब्लॉक एलिमेंट का, उसके वैलेंस शेल के एस में कितने इलेक्ट्रॉन है और डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, उनको ऐड कर दो, वो उसका ग्रुप नंबर होगा। समझ आ रहा है? जैसे अपन लेते हैं, मान लीजिए स्कैंडियम, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर है 21, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना, 3d1 4s2, ठीक है? तो उसके वैलेंस शेल के ns सब शेल ये हो गया, चौथे पीरियड का है ना, और डी में और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, ये देख लो, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1+2 3 इलेक्ट्रॉन, n-1 डी और ns में कितने इलेक्ट्रॉन है, उस हिसाब से इसका ग्रुप नंबर हो गया, ग्रुप नंबर 3 का है। पीरियड इसका कौन सा हो गया? पीरियड हो गया इसका 4th पीरियड हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा शेल नंबर 4 है। ग्रुप कौन सा हो गया? ग्रुप जो हो गया, ग्रुप आपका 3rd ग्रुप हो गया, क्योंकि यहाँ पे डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐड करोगे 3 इलेक्ट्रॉन आ गए डी, और आखिरी का एस और n-1 डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर होता है। सबसे बड़ा जो एन का वैल्यू है वो उसका पीरियड होता है, 4th पीरियड एलिमेंट है, ठीक है? स्कैंडियम इज द 4th पीरियड एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप नंबर 3। समझ में आया सबको? कोई डाउट इसमें? सिद्रा, अनवी, पुनीत, बताओ जल्दी से।
Come on guys, quickly tell me. समझ में आ गया ना? तो इस तरह से अपन ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ग्रुप देखते हैं, है ना, और ग्रुप से पीरियड, और अगर अपन को मतलब कुछ भी दिया रहता है इस हिसाब से देखते हैं अपन, है ना? क्लियर? तो ये ध्यान रखना। फिर अपन इसके बाद तो इस तरह से अपन चल लेते हैं। और एस ब्लॉक के अंदर मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स काफी सॉफ्ट होते हैं। डी ब्लॉक के अंदर भी मेटल्स होते हैं, है ना? ये और पी ब्लॉक के अंदर शुरुआत में तो मेटल्स हैं, फिर इधर नॉन मेटलिक कैरेक्टर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे अपन जाते हैं तो नॉन मेटल स्टार्ट हो जाते हैं, इधर मेटल, बीच में मेटल है, और बाकी तरफ आपके राइट हैंड राइट मोस्ट जितना जाओगे उतने नॉन मेटल्स मिलते जाएंगे पी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक एक तरह से आपका कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को, तो ट्रांजिशन बता रहा है, इसलिए इसको ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच का ट्रांजिशन होता हुआ, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ आपके ये मेटल्स होते हैं, आपके बीच में ये मेटलॉइड्स भी होंगे। ठीक है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब मेटलॉइड्स होंगे आपके। ठीक है, जो बीच में जो बॉर्डर लाइन है बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपका आएगा एक तो एटॉमिक साइज। इन प्रॉपर्टीज को अपन को डिस्कस करना और इनका ट्रेंड डिस्कस करना। आज मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। एटॉमिक साइज या रेडिया है। सर एक मिनट थोड़ा ऊपर। तो किस तरह से, है ना, और ऊपर जाना है? एटॉमिक साइज, साइज या रेडियस किस तरह से पीरियड में चेंज होगा। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे आयनिक साइज या रेडियस किस तरह से आयंस का बदलेगा, पीरियड में चलोगे, ग्रुप में चलोगे, नीचे कैसे चेंज होगा। एटॉमिक आयनिक साइज, एटॉमिक सी मतलब साइज में आ गया, किस किस तरह से अपन एटॉमिक रेडियस नाप सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज अपन ये देखेंगे, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो अपने हर जगह पे काम में आएगी, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी या इसको एंथैल्पी कहते हैं, या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है, कि इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। फिर अपन देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, और फिर अपन देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सारी प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस करेंगे, है ना। एटॉमिक साइज या आयनिक साइज, ये तो साइज ही हो गया पूरा एटम से आयंस का। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये अपने पूरी पीरियोडिक टेबल में काम में आते हैं, है ना। तो इसको अपन अगले टर्न पे डिस्कस करते हैं। एटॉमिक साइज आपको आइडिया देगा कि कितना बड़ा एटम है, कैसे नापेंगे एटॉमिक साइज को, है ना। एक अकेले एटम का एटॉमिक साइज तो नापना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप एटम का साइज तब नाप सकते हो जब मॉलिक्यूल हो। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, सारे क्वेश्चंस करते रहिए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस हैं, कोई चीज नहीं आ रही तो मेरे से बिल्कुल आप पूछिए। आज के लेक्चर में कोई और डाउट है तो मेरे से पूछिए। कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अपन नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ना, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है,
तो इसको जरूर अपन को ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। आई होप सभी के समझ में आया। कोई डाउट आज की क्लास में? No, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म पे अपन ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक बार हो जाएगा तो केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने की कोशिश करेंगे जल्दी से, ताकि सिलेबस जल्दी जल्दी कवर हो अपना, ठीक है। तो क्लास एंड करता हूँ। बाय बाय एवरीवन।